सुप्रीम सीमेंट कंपनी लिमिटेड SCCL, पहला सवाल था हमारे टॉपिक का। क्ले पाकिस्तान लिमिटेड, ये नहीं किया यार, ये कर लिया मेरा ख्याल। अच्छा ठीक है ठीक है, हौसला हौसला। वेडनेसडे लिमिटेड, ये आपको मैंने होमवर्क दिया था, नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। एस्ट्राजेनेका नहीं किया, क्या हो गया था? अच्छा जी, चले वन बाय वन हम सवाल करते हैं। सबसे पहले मुश्किल वाला सवाल करते हैं, एटम लिमिटेड। बच्चों एटम लिमिटेड का सवाल जरा एक दफा पढ़ लें और गौर। एटम लिमिटेड का सवाल पढ़ें और मुझे बताइएगा कितने अकाउंट बनेंगे। पांच बनेंगे। पांच बनेंगे कि छह बनेंगे? पांच बनेंगे। छह बनेंगे। छह बनेंगे कि सात बनेंगे? और छह तो ये लिखे हुए हैं, छह तो ये हैं, ठीक है जी। अच्छा अब जरा सुनिएगा, हाँ जी, कैपिटल रिजर्व कहां से आ गया? तो जनरल रिजर्व है ना, तो जनरल रिजर्व तो ऑलरेडी है। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा बच्चों, यहां पे एक नई बात हो रही है, ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? ये पुराने वक्तों में जब FR2 पढ़ रहे थे, ये FR2 का सवाल है बेसिकली, उसमें था ये टॉपिक। हमारे जमाने में ये ट्रेजरी स्टॉक वाली बातें नहीं होनी। अब ये ट्रेजरी स्टॉक होता क्या, क्योंकि सवाल करना तो उसमें आ गया तो डिस्कस कर ही लेते हैं। बच्चों जब बायबैक ऑफ शेयर होता है, हम क्या एंट्री पास करते हैं बायबैक ऑफ शेयर की? क्या हम शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं, क्लियर? और फिर उसी के बराबर रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करते हैं और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। याद आ रहा है? ये काम हमने करना है, जब हमें पेपर में सवाल आएगा तो हमने ये ही करना है। लेकिन पुराने वक्तों में जब कंपनीज ऑर्डिनेंस होती थी, कंपनी एक्ट नहीं होता था, तो कंपनीज ऑर्डिनेंस क्या करती थी, वो कहती थी कि भाई शेयर कैपिटल को हाथ नहीं लगाना आप, शेयर कैपिटल को हाथ, शेयर कैपिटल जहां पे है वहीं पे रहने दो। जब आपने शेयर बायबैक करने हैं, आप कैश क्रेडिट कर दो, कोई मसला नहीं, पेमेंट की है कैश क्रेडिट कर दो, लेकिन आपने शेयर कैपिटल को डेबिट नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने ट्रेजरी स्टॉक को डेबिट कर देना है। ट्रेजरी स्टॉक क्या है? ये नेगेटिव रिजर्व अकाउंट है। कौन सा? नेगेटिव रिजर्व अकाउंट है। कैसे नेगेटिव? कैसे बच्चों, जब शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो उसकी नेचर क्या होती है? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट। शेयर प्रीमियम की नेचर? क्रेडिट। रीवैल्यू सरप्लस की नेचर? जनरल रिजर्व की नेचर? रिटेन अर्निंग की नेचर? सब की नेचर क्रेडिट होती है। ये वाहद है जिसकी नेचर डेबिट होती है। वो क्यों? जैसे बच्चों ये बेसिकली क्या है, खाली अकाउंट हमने क्रिएट किया है, उसको डेबिट कर दिया पकड़ के। क्यों डेबिट कर दिया? कि शेयर कैपिटल में कोई कमी ना करनी पड़े। हमने लोगों को पैसे दिए, और बोलो तो सही, जब बाय बैक किया तो लोगों को पैसे दिए, कैश क्रेडिट हुआ, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करना था, लेकिन शेयर कैपिटल को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? कंपनीज ऑर्डिनेंस कहती थी शेयर कैपिटल को हाथ नहीं लगाना। क्या करना है? ट्रेजरी स्टॉक क्रिएट करो, उसको डेबिट कर दो। बच्चों जिस तरह से डेटर का एक बैलेंस होता है, फर्ज करो 1,00,000 रुपया, और आपसे कहा जाता है कि 5% प्रोविजन क्रिएट करो। क्या क्रिएट करो?
5% पैसे डूब जाएंगे फ्यूचर में, तो बच्चों हम क्या करते थे, बैड डेट्स को डेबिट करते थे, याद करो 5,000 से, लेकिन डेटर को क्रेडिट नहीं करते थे, प्रोविजन को क्रेडिट करते थे, याद है। और ये प्रोविजन फिर अल्टीमेटली डेटर में से जाके क्या होती थी, माइनस होती थी, सिर्फ बैलेंस शीट में, वो भी दिखाने के लिए। अगले साल डेटर का बैलेंस 1 लाख ही आता था और प्रोविजन का अलग से बैलेंस एक अकाउंट चल रहा होता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोविजन बेसिकली नेगेटिव डेटर अकाउंट है या कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। तो बच्चों ऐसे ही ये ट्रेजरी स्टॉक क्या होगा, ये नेगेटिव इक्विटी अकाउंट है, ये बेसिकली माइनस के तौर पे नजर आएगा हमेशा। जैसे प्रोविजन हमेशा माइनस होती है, उसी तरह से ये ट्रेजरी स्टॉक हमेशा आपको किस फॉर्म में नजर आएगा, माइनस वाले बैलेंस में नजर आएगा। ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज क्रेडिट की हैं, ये अकेला किस नेचर का है, डेबिट का है। अब ये डेबिट का क्यों है, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ है। जब कैश क्रेडिट होगा तो डेफिनेटली ये क्या होगा, डेबिट होगा, और जब ये डेबिट होगा बाकी सारे क्रेडिट बैलेंस पड़े हुए हैं, तो इसको फिर किस तरह से शो करना होगा, माइनस की फिगर में शो करना होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? ये अब अगला सवाल ये है, क्या ये ओपनिंग बैलेंस बता रहा है या ये ड्यूरिंग द ईयर ऐसा हुआ? गौर से देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि पुराने वक्तों में, साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले, कभी किसी जमाने में कंपनी ने बाय बैक शेयर किए, किसी जमाने में कंपनी ने क्या किए थे, शेयर जो थे वो बाय बैक किए थे। तो क्या कंपनी ने कैश पे किया होगा, कैश क्रेडिट हुआ होगा, और ट्रेजरी स्टॉक क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। इसका एक फायदा था उस जमाने में, क्या फायदा था कि शेयर कैपिटल को चूंकि हाथ नहीं लगाया, बैंक शोर नहीं मचाएंगे। क्या शेयर कैपिटल को हमने कम किया, और बोलो तो सही, शेयर कैपिटल को कम ही नहीं किया, बैंकों को टेंशन ही कोई नहीं, क्योंकि शेयर कैपिटल उधर का उधर ही है। अब जो हमने हमारे अपने जमाने में जब हमने पढ़ना है कि बाय बैक ऑफ शेयर, तो हमने क्या पढ़ना है, हमने शेयर कैपिटल को डेबिट ही करना, हमें शेयर कैपिटल को क्या करना है, डेबिट ही करना है। पुराने जमानों में और नए जमाने में फर्क क्या है बच्चों, क्या लग रहा है, कौन सा मेथड आसान था, पहले वाला क्या अब वाला? अब वाला बेहतर है पुराने वाले से। अब मैं उसकी वजह बताता हूँ। बच्चों पुराने वक्तों में क्या होता था, हम शेयर बायबैक करते थे, शेयर कैपिटल को हाथ भी नहीं लगाते, किसको डेबिट कर देते थे, ट्रेजरी स्टॉक को डेबिट कर देते थे। वो शेयर पकड़ते थे लेकिन उसको फाड़ के फेंकते नहीं, उस शेयर कैपिटल को फाड़ के नहीं फेंकते थे, संभाल के रखते थे कि वक्त जब अच्छा वक्त आएगा तो ये शेयर दोबारा इशू कर, वही शेयर दोबारा इशू करके दोबारा से क्या करेंगे, पैसे ले लेंगे। स्टोरी समझ आ गई? तो शेयर कैपिटल तो हमने कभी कम किया ही नहीं। क्या हमने शेयर कैपिटल कभी कम किया? हमारे हिसाब से तो वो शेयर कैपिटल अभी भी इशूड ही है, शेयर कैपिटल को तो हमने छेड़ा ही नहीं कभी। जब शेयर बायबैक कर लिए, हमारे पास शेयर पड़े हैं, शेयर कैपिटल में 1 रुपए की भी कमी नहीं हुई। क्या हम यही अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि वो शेयर अभी इशूड ही है? तो ये उन शेयर्स को फाड़ के नहीं फेंका हुआ, संभाल के रखा हुआ है। कल को जब ये शेयर दोबारा इशू कर देंगे, होगा क्या, ये रिजर्व यहाँ से गायब हो जाएगा। क्यों बोला, शेयर दोबारा इशू कर देंगे, कैश डेबिट कर दिया होगा, रिजर्व क्या कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसमें 2 नंबरी हो सकती थी। 2 नंबरी क्या हो सकती थी, जब शेयर फाड़ के नहीं फेंके, संभाल के रखे हुए, तो जब साल बाद डिविडेंड इशू करने की बारी आएगी तो उन शेयर्स पे भी डिविडेंड मिलेगा जो बचा के हमने संभाल के रखे हुए, तो वो डिविडेंड कौन खाएगा? वो तो जिसके पास पड़े हुए हैं वही करप्शन करेगा, ऐसे ही। तो ये यहाँ पे एक फड्डा था उस जमाने में। तो जब शेयर आपने बायबैक किए, कैंसिल नहीं किए, संभाल के रखे हुए हैं, उसके ऊपर डिविडेंड जब देना है तो वो मसला आएगा, क्योंकि डिविडेंड तो आपने 20,000 का कैलकुलेट करना है। डिविडेंड किसका कैलकुलेट करना है, 20,000 का। 20,000 का कैलकुलेट होगा, 10% जब लेंगे 20,000 का लेंगे, ऐसे ही। तो डिविडेंड तो उसके ऊपर भी आएगा जो शेयर बायबैक हो चुके और वो कंपनी के पास पड़े। स्टोरी समझ आई? अब क्या हो रहा है, अब जब शेयर बायबैक कर रहे हैं तो सीधा सीधा शेयर कैपिटल में कमी आ रही है और कैश क्रेडिट हो रहा है। अब जब डिविडेंड अनाउंस करेंगे तो क्या उन शेयर्स के ऊपर अनाउंस होगा जो ऑलरेडी हमने बायबैक कर लिए हैं? उस पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेयर कैपिटल में वो बैलेंस पड़ा ही नहीं। क्या ये बात समझ आ गई आपको? तो बोलो तो सही। और वो शेयर हमने फाड़ के फेंक दिए हैं,
वो शेयर संभाल के नहीं रखे हुए। तो अब कोई करप्शन के चांसेस हो सकते हैं? क्या नहीं समझ आ रहा? शेयर कैपिटल डेबिट हो रहा है, बस आप अपने जमाने की बात को याद रखें। जब शेयर बायबैक करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? शेयर कैपिटल डेबिट, और क्या क्रेडिट करेंगे? कैश क्रेडिट। और उसके बराबर का रिजर्व कहां से क्रिएट करेंगे? रिटेन अर्निंग में से डेबिट करेंगे और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्रेडिट करेंगे। बस ये बात आपने याद रखनी है। हाँ, उर्दू में तर्जमा करो इसका। हाँ जी, वापस खरीद ली, सिंपल। माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। हैं? तो जो इशू कर सकता वापस नहीं ले सकता? कैसे? पैसे देके। हाँ जी, तो इशू किसको किया है? शेयर होल्डर ने स्टॉक एक्सचेंज में भी तो बेचना ही होगा कि नहीं? तो वो उनसे ले लेंगे जो बेचना चाहते हैं, ऑप्शन देंगे, ऑफर देंगे कि मार्केट में 18 का है, हमसे 20 का ले लो। कंपनी को क्या फायदा होगा अगर वो वापस है? कंपनी को क्या? कंपनी को फायदा होगा, क्यों नहीं होगा? उसके रिजर्व जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। हाँ, हो जाएगा। तो शेयर प्रीमियम तो बढ़ा हुआ है ना, शेयर प्रीमियम में से एडजस्ट कर लेंगे। हाँ जी बच्चों, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ट्रेजरी स्टॉक और रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस, अगला क्या है? जनरल रिजर्व। अगला पॉइंट क्या है? रिटेन अर्निंग। क्लियर है जी? जनवरी में, दिसंबर टर्म के लिए, दिसंबर में। हाँ जी, दोबारा क्यों करनी है? किसी को देना है, वो किसी को कहो मुझसे रब्ता करे, उसको सेंड कर दो, मेरा नंबर सेंड कर दे। बैलेंस एज ऑन जुलाई 1, 2017। हाँ जी बच्चों, शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या है? 20,000। शेयर प्रीमियम का बैलेंस 4500। ट्रेजरी स्टॉक का बैलेंस माइनस में, रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 2300। जनरल रिजर्व का बैलेंस 400। रिटेन अर्निंग का बैलेंस 16,200। क्लियर हो गया? ये सारे बैलेंस लिख देंगे। पहला पॉइंट 100% क्लियर है बच्चों। पॉइंट नंबर 2, क्या साल के एंड पे आना है? क्या ये प्रॉफिट की बातें हो रही हैं? तो ये तो साल के एंड पे आना है। अभी तो हमने कौन सी बातें करनी है? डिविडेंड की। फाइनल डिविडेंड आएगा, फिर इंटरिम डिविडेंड आएगा, फिर राइट शेयर, बोनस शेयर की बातें होनी है। पॉइंट नंबर 2 को एंड पे देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का पॉइंट है, ये भी एंड पे ही आना है, इसको भी छोड़ दें। ये याद रखना कि हम किस डेट पे खड़े हैं। जुलाई पे खड़े हैं। जुलाई के बाद अगस्त आएगा कि अगले साल का जून आएगा? अगस्त आएगा ना, मतलब इंटरिम फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड की बातें होनी है अभी। तो ये पॉइंट नंबर 3 भी बाद में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 देखें जरा, क्या इसके साथ तारीख आ रही है? 1 मार्च 2018। तो हम कहाँ पे खड़े हैं? जुलाई 17 में। तो मैं जुलाई अगस्त सितंबर की बातें होनी चाहिए, अगले साल मार्च की बात नहीं होनी चाहिए फिलहाल। इसको भी बाद में देखते हैं। अब पॉइंट नंबर 5 देखें। एल परचेज 5,000 ऑफ इट्स ओन शेयर ऑन 31 दिसंबर। ये तो उससे भी पुरानी, उससे भी बाद की बात है, इसको भी छोड़ दें फिलहाल। पॉइंट नंबर 6 31 मार्च 2019, ये तो उससे भी लेट है, ऐसी है, छोड़ दें इसको।
पॉइंट नंबर 7, AL हैज ए पॉलिसी टू ट्रांसफर 50,000 फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व, ये भी साल के एंड पे आएगा। पॉइंट नंबर 8, AL पेड कैश डिविडेंड 5 million इन जून 2018, 7.2 million एंड जून 2019, ये 5 million, 7.2 million। क्या ये बात समझ आ गई? तो बच्चों यहाँ पे सवाल में तो फाइनल डिविडेंड की कोई बात ही नहीं हुई, क्या हुई है? नहीं हुई। तो बच्चों इसका मतलब है सबसे लेटेस्ट बात ये हुई है यकम मार्च, बाकी सारे महीने देख लो यकम मार्च के बाद वाले हैं। ये जून 18 है, ये 31 मार्च 2019 है और दिसंबर 2018, ऐसे ही है। तो ये बात, ये वाली एडजस्टमेंट सबसे पहले आएगी कि नहीं? क्या हुआ? बोनस शेयर इशू किए, कितने किए? 1 out of 10। बच्चों ये जो नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन हम करते होते हैं, ये राइट शेयर की सूरत में करते थे या शेयर प्रीमियम उसकी बोनस शेयर की सूरत में? राइट शेयर में, ऐसी है। वो क्यों करते थे? वो शेयर, नंबर ऑफ शेयर निकालने का मकसद क्या था? क्या उसके बगैर आंसर नहीं आ सकता था हमारा? क्यों नहीं आ सकता? सवाल ये, हमें कैश की वैल्यू चाहिए थी या शेयर प्रीमियम की वैल्यू चाहिए होती है या शेयर कैपिटल की वैल्यू चाहिए, वो उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हमारे पास नंबर ऑफ शेयर ना। लेकिन क्या कभी आज तक बोनस शेयर इशू करते वक्त हमने नंबर ऑफ शेयर निकाले? क्यों नहीं निकाले? क्योंकि उसमें कभी कोई प्रीमियम होता ही नहीं। क्या बोनस शेयर हमेशा पार वैल्यू पे इशू होते, उसमें कभी कोई प्रीमियम नहीं होता। तो इसलिए कभी हमें बोनस शेयर के लिए नंबर ऑफ शेयर्स की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सवाल ये है, क्या आज हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोनस शेयर, ये इसकी मैं बात करूं, बोनस शेयर। हाँ जी बच्चों, याद रखना कभी भी बोनस शेयर में आपको नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्या बोनस शेयर में हमेशा हमें परसेंटेज पता होती थी? पता होती थी, उसको शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देते थे। क्या यहां से भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं? 1 out of 10 का मतलब है 10%। सोच लो, क्या ये सीधी सीधी परसेंटेज हम समझ सकते हैं कि ये 10% कह रहा है? तो बच्चों अगर ये 10% कह रहा है तो सीधा सीधा 20,000 का 10% ले सकते हैं। 2000, ये 2000 कहां से माइनस होगा? क्या वो मुंह से कह रहा है कि आउट ऑफ शेयर प्रीमियम? तो बच्चों ये 2000 कहां से माइनस होगा? शेयर प्रीमियम से होगा। क्या मुझे कोई बच्चा इसकी एंट्री बता सकता है कि डेबिट क्या हो रहा है, क्रेडिट क्या हो रहा है? डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। और डिविडेंड जो डेबिट हो रहे हैं वो कहां से डेबिट हो रहे हैं? शेयर प्रीमियम से डेबिट हो रहे हैं। क्या ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ आई। डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, लेकिन जो डिविडेंड डेबिट हुए हैं वो माइनस होने हैं बेसिकली। वो माइनस कहां से होने हैं? शेयर प्रीमियम से। अगर शेयर प्रीमियम ना होता तो रीवैल्यूएशन सरप्लस में से, और ना करो यार, और रीवैल्यूएशन सरप्लस कहां से आ गया यार? रिटेन्ड अर्निंग में से माइनस हो गया। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, तो बच्चों क्या ये पॉइंट नंबर 4 हो चुका है? सोच लो। अब इसके बाद कौन कौन से मंथ आ रहे हैं? एक दिसंबर का आ रहा है, वो भी बहुत लेट है। एक ये मार्च का है, एक जून आ रहा है। हाँ जी, अब अगला सवाल, एल पेड कैश डिविडेंड। बच्चों वो पे कर चुका है कि डिक्लेयर कर रहा है? जून 2018 में। तो डेफिनेटली इन जून लिखा हुआ है तो 30 जून के बाद तो नहीं ना किया होगा। डेफिनेटली जून, 30 जून से पहले पहले ही किया होगा। तो जून की कोई भी डेट हो सकती है, 10 हो, 11 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी हो, वो डेफिनेटली 30 जून क्लोजिंग डेट से तो पहले ही होगा। तो क्या ये इसी साल में हमें कैश डिविडेंड लिखना चाहिए? 2018 का कितना है जी? 5 मिलियन कैश डिविडेंड आ जाएगा। यहाँ पे कितना है? 5 मिलियन।
तो बच्चों ये कैश डिविडेंड कहां से माइनस होगा? रिटेन अर्निंग में से माइनस होगा कितना? 5 मिलियन। ये सारी वैल्यूज रुपीज इन थाउजेंड में है, जरा गौर से देखिएगा, ये जरा देखिएगा क्या लिखा हुआ है। तो 5 मिलियन को अगर मैंने रुपीज इन थाउजेंड में लिखना है तो 5000 लिखेंगे, ठीक है जी। ये 5000 माइनस करेंगे बच्चों। ये 5000 मैंने माइनस किया है, क्या कहीं पे जमा भी करेंगे? जमा नहीं करेंगे, क्यों? दूसरी बातें कैश की होनी है, और कैश हमारा एसेट है, और एसेट बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे हो, वो उसकी बातें हम यहाँ पे कर ही नहीं रहे। अच्छा, कैश डिविडेंड बच्चों, ये जून का महीना आ चुका है, तो जून का महीना से मुराद ये है कि आखिरी कैलकुलेशन ईयर एंड है, तो क्या अब प्रॉफिट की बातें हो जानी चाहिए? क्या 2018 का प्रॉफिट हमें कहीं पे नजर आ रहा है? क्या ये 8100 प्रॉफिट है? तो बच्चों ये प्रॉफिट कहां पे लिखा जाएगा? रिटेन अर्निंग में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, 8100 भी हो गया। क्या बच्चों इसी साल में लॉस भी हुआ है कोई रीवैल्यूएशन 400 का? तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन लॉस भी लिख सकते हैं। 400 का लॉस हुआ है तो बच्चों ये कहां से माइनस होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में से माइनस होगा। क्या कहीं और पे जमा भी होगा? 400 के बारे में सोचो बच्चों, मुझे बताओ जरा। ये 400 कहीं और जगह पे किसी और कॉलम में जमा होगा या माइनस होगा? ये 400 की एंट्री तो जरा सोचो, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, क्रेडिट क्या होगा? कैश रिटेन अर्निंग। सोच तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। ये पहला सवाल तो ये कि रीवैल्यूएशन लॉस होता क्या है? रीवैल्यूएशन लॉस होता क्या है, पर इस पे फोकस करो। किस चीज की फेयर वैल्यू ज्यादा है मार्केट वैल्यू है? रीवैल्यूएशन क्या रिटेन अर्निंग की हो रही है? किसकी हो रही है? शेयर्स की। ना करो यार, रीवैल्यूएशन तो बेड़ा ही गर्क हो गया कि शेयर्स की रीवैल्यूएशन हो रही है। ना करो यार, ना करो। रीवैल्यूएशन किसकी होती है? एसेट्स की होती है। क्या ये बात समझ आई? एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई होगी, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, नुकसान हो। कितना नुकसान हो गया? 400। अब सोच समझ के जवाब देना, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, एसेट क्रेडिट। क्या यहाँ पे एसेट की बातें हो रही है? तो यहाँ पे दूसरा 400 कहीं नजर नहीं आएगा। तो वो भाई जो सोच रहे थे कि रिटेन अर्निंग में प्लस होगा, उनको ठंड पड़ गई। क्या ये 400 रिटेन अर्निंग में जमा होगा? नहीं होगा, ये एसेट में से माइनस होगा, और एसेट की बातें यहाँ पे नहीं हो रही। क्या ये बात समझ आ गई है? 100%। रीवैल्यूएशन लॉस 400 का ये भी रिकॉर्ड हो गया, ये भी रिकॉर्ड हो गया। अच्छा बच्चों, अब इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की डिस्कशन भी हो ही जानी चाहिए। अच्छा जी, 2019 और 2018 दो सालों का बैलेंस दिया, 0.5 मिलियन और 0.7 मिलियन। हमने किसको एडजस्ट करना है? 0.7 मिलियन को हम लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस। बच्चों कितना ट्रांसफर होगा अब? 0.7 मिलियन के 0.5 मिलियन? 2018 वाली वैल्यू बाद में आ रही है, तो 0.7 मिलियन को बच्चों हम लिख सकते हैं 7 लाख। सोचो, और 7 लाख में से 3 जीरो उड़ाने हैं क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड है, तो क्या आ जाएगा? 700। ये कहां से कहां जाएगा? ये रीवैल्यू सरप्लस में से माइनस होगा और रिटेन्ड अर्निंग में प्लस होगा। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जाती है रिटेन अर्निंग। अच्छा जी, क्या ये पॉइंट नंबर 3 हो गया?
अब अगला पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 7 देखें, AL हैज ए पॉलिसी टू ट्रांसफर 50,000 फ्रॉम रिटेन अर्निंग टू जनरल रिजर्व एवरी ईयर। बच्चों ये 50,000 का मतलब है 50, सोच लो 50,000 का मतलब क्या है, रुपीज इन थाउजेंड में जब बात करेंगे तो 50। ये क्या यहाँ पे लिखेंगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर करेंगे, रिटेन अर्निंग में से 50 माइनस होगा और जनरल रिजर्व में 50 जमा होगा। बच्चों क्या यहाँ पे हमारा साल कंप्लीट हो गया है, क्या हमारा बैलेंस आ जाएगा ऑन 30 जून 2018? क्या शेयर कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 22,000, शेयर प्रीमियम 2500, ट्रेजरी स्टॉक 500, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ना यार प्लस माइनस तो कर लो, 1200, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स 19950। क्या ये बात समझ आ गई? और बोलो तो सही। अब उसके बाद अगला पॉइंट, वंस अगेन हमने सवाल गौर से पढ़ना है। ये वाली बोनस शेयर वाली बात तो हो चुकी है। अब अगले साल वंस अगेन फाइनल डिविडेंड कोई नहीं है और इंटरम डिविडेंड की बातें भी नहीं हो रही। क्या पॉइंट नंबर 5, 31 दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर 2018 सबसे पहले आएगा। 31 दिसंबर 2018 को क्या हुआ, 5,000 शेयर बायबैक किए, किस रेट पे, 20 रुपए पे। तो बच्चों सोच समझ के जवाब देना, क्या 5,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना कैश पे किया होगा, 1 लाख। क्या ट्रेजरी स्टॉक डेबिट होगा कितने से, 1 लाख से। हमारा एक तरफ से कैश कम हो रहा है, दूसरा हमारे रिजर्व कम हो रहा है। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जब रुपीज इन थाउजेंड की बातें होंगी तो 3 जीरो उड़ा दें। ट्रेजरी स्टॉक में से कितने पैसे कम होंगे, 100 कम होगा। लेकिन दूसरा 100 कहाँ जाएगा, दूसरा 100 तो कैश है, वो एसेट है, वो एसेट वाली साइड पे होगा, उसका इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों देख लो यहाँ पे हमने शेयर बायबैक किए, लेकिन क्या शेयर कैपिटल को हाथ लगाया, शेयर कैपिटल को कोई हाथ नहीं लगाया। बैंकों को कोई तकलीफ, बैंकों को अभी भी शेयर कैपिटल उतना ही नजर आ रहा है जितना था। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 हो गया। अब 31 दिसंबर 2018 के बाद बच्चों 31 मार्च 2019 नहीं आना है। राइट इश्यू ऑफ 8,80,000 शेयर। क्या बच्चों इस सवाल में सीधे सीधे शेयर उसने खुद ही बता दिए या हमें शेयर कैलकुलेट करने की जरूरत है? खुद ही बता दिए, बहुत अच्छी बात है। क्या मैं 3 जीरो उड़ा सकता हूँ? 3 जीरो उड़ा दिए। अब सोच समझ के जवाब देना, क्या 4 रुपए के ऊपर इश्यू किए, ये आई क्या कैसी हरकत करेगा? सोचो, क्या 4 रुपए के ऊपर शेयर इशू किए हैं या 14 रुपए के ऊपर इशू किए? इससे पहले जितने सवालों में हमने देखा था वो उसने हमें मार्केट वैल्यू बताई। इस दफा आइटम ने हरकत ऐसी की है कि उसने हमें मार्केट वैल्यू नहीं बताई। क्या बताया है? शेयर प्रीमियम बताया है कि 4 रुपए का मुनाफा हुआ है। तो क्या हमें आइडिया हो सकता है कि मार्केट वैल्यू क्या होगी? 14 रुपए होगी। क्या ये बात समझ आई है? बच्चों 880 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कैश आ जाएगा 12,320। क्या शेयर प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं? 880 ज़रब 4, 3520। क्या शेयर कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं? 880 इंटू 10, 8800।
बच्चों हमें कैश की कोई जरूरत नहीं है, हमें शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम की जरूरत है। हाँ जी, क्लियर है जी। तो शेयर कैपिटल में क्या बैलेंस आएगा, यहां पे हम लिखेंगे जी राइट शेयर्स, ऊपर क्या लिखेंगे, बाय बैक ऑफ शेयर्स। राइट शेयर हमारे शेयर कैपिटल में आने के 8800 के, और शेयर प्रीमियम 3520। क्लियर हो गया। बाकी 12320 का कोई ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं, वो कैश है। क्लियर हो गया जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, आगे चले जी। अब बच्चों 31 मार्च भी आ गया, मेरा ख्याल है मार्च के बाद अब जून ही आना है, जून आना ना। जून में डिविडेंड है कितने, 2019 के 7.2 मिलियन कैश डिविडेंड। 7.2 मिलियन का मतलब क्या होता है बच्चों, 7200। डिविडेंड यहां से माइनस होगा, सोच लो। हाँ, क्या ये हमारा साल शुरू कहां से हो रहा है, जुलाई, ये कम जुलाई 2018, खत्म कब होगा, 19। तो 19 से चल रहा है कि नहीं चल रहा, मार्च 19 डेफिनेटली जून 19 से पहले ही आएगा कि नहीं, है नहीं, सिंपल सी बात है। क्या क्रेडिट होगा, कैश और रिटेन अर्निंग डेबिट होंगे। ओ अल्लाह के बंदे, हमारा साल कब कंप्लीट होना है, और ये इन लिखा है, इन, तो 30 जून से पहले इन आएगा कि 30 जून के बाद इन आएगा। वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। अच्छा जी, और दूसरी बात, क्या डिक्लेयर किया है कि पे किया है, पे कर चुके हैं, सब कुछ माइनस हो चुका है। अच्छा जी, क्या ये स्टोरी समझ आ गई, कैश डिविडेंड भी क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 8 तो 100% समझ आ गया, खत्म भी हो गया। क्या अब ये जून की बातें तो हम कर ही रहे हैं, तो क्या फिर 2019 के प्रॉफिट की बातें भी हो जानी चाहिए। 2019 में प्रॉफिट कितना हुआ, 9300। तो 9300 कहां पे जमा हो जाएगा, रिटेन अर्निंग में जमा हो जाएगा। क्लियर है सबको, यहाँ पे रिटेन अर्निंग में जमा कर देंगे। अगला पॉइंट, अच्छा जी, क्या 700 रुपए का रीवैल्यूएशन गेन हुआ। ये रीवैल्यूएशन गेन की वंस अगेन गलती नहीं, सोच समझ लो। रीवैल्यूएशन गेन का मतलब क्या है, क्या शेयर की वैल्यू में इजाफा हुआ है, क्या शेयर प्रीमियम में इजाफा हुआ है, किसी चीज में इजाफा हुआ, वो चीज क्या है, एसेट है, एसेट की मार्केट वैल्यू में इजाफा हुआ है। तो डेबिट क्या होगा, एसेट डेबिट होगा, वो बैलेंस शीट की दूसरी साइड पे। क्रेडिट क्या होगा, रिटेन अर्निंग। ना करो, रिटेन अर्निंग कहां से आता है, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होगा, कितने से, कितना गेन हुआ जी, 700 का। तो 700 रुपया रीवैल्यूएशन सरप्लस में ऐड हो जाएगा। क्लियर। अगला पॉइंट बच्चों को, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बातें में हो ही जाए। 2019 में कितनी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हुई, या एक आपने बड़ी अजीबोगरीब हरकत की है। नॉर्मली 2018 पहले 2019 बाद में भी करता है, लेकिन यहाँ पे 2019 की फिगर्स ने पहले दी, 18 की बाद में दी।
तो ये 0.5 मिलियन है जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितना ट्रांसफर होना है? हाँ जी, कहां से कहां ट्रांसफर होना है? 500 यहां से ट्रांसफर होना है। कहां जाना है? रिटेन नहीं में जाना। क्लियर हो गया? अब ये एवरी ईयर वाली कोई बात हुई थी, कितने ट्रांसफर होने हैं? 50। 50 यहां से माइनस होने हैं और यहाँ पे जमा होने, ऐसे ही। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, और हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, शेयर कैपिटल की वैल्यू बताइएगा। बैलेंस एज ऑन 30 जून 2019 क्या आ जाएगा जी? 30,800। और ये बैलेंस 6020। ये वाला बैलेंस 600 माइनस में, ये वाला बैलेंस 1400, ये वाला बैलेंस 500 और ये वाला बैलेंस 2250। बस ऐसे तो ना कोई यार। 2250। क्या ये सवाल 100% समझ आ गया? लो जी बच्चों, अब आई कैप का कोई लेटेस्ट सवाल करते हैं। ये तो बड़े पुराने पुराने सवाल है, मेरा ख्याल है कि एक लेटेस्ट सवाल खड़का ही दे। बच्चों ये क्वेश्चन वाला सवाल आपने घर से करना है, कर लोगे? मैं चाहता हूं कि हम कोई लेटेस्ट सवाल डिस्कस करें। क्या लेटेस्ट सवाल एस्ट्राजेनेका है ना? दवाइए, चलो जी, उसके ऊपर सवाल आ गया। हाँ जी बच्चों, अब जरा देखिएगा, बड़ा मजे का सवाल है, लेकिन कितने का है? 8 नंबर का है। कब आया था बच्चों? 21 में आया था। ठीक है, सबसे लेटेस्ट सवाल इस वक्त आई कैप में, सबसे लेटेस्ट सवाल ये है, लेकिन ज्यादती है कि 8 नंबर का। कितने नंबर का है? लेकिन मजे की बात भी है, सुनो क्या उसने कहा है। कंपैरेटिव फिगर रिक्वायर्ड नहीं है और टोटल भी रिक्वायर्ड नहीं है। बच्चों कंपैरेटिव फिगर का मतलब ये हुआ कि हमारा साल खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2020। तो हमारा सवाल शुरू कहां से होगा? 1 जनवरी 2019। 19 में शुरू नहीं होगा, 20 में शुरू होगा, क्योंकि हमें कंपैरेटिव नहीं चाहिए। क्लियर हो गया? ये बात याद रखनी है आपने। तो एस्ट्राजेनेका बच्चों, क्या सवाल में उसने 1 जनवरी 2020 के बैलेंस बताए हुए हैं? कितने बैलेंस है? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, और सरप्लस भी 2 हैं, लैंड और बिल्डिंग का। ठीक हो गया? कितने कॉलम बन गए? और 4। अब अगला सवाल, क्या शेयर प्रीमियम है? और जब शेयर प्रीमियम आपको नजर आ रहा है तो क्या हमें राइट शेयर की बातें पढ़ने की जरूरत है? अगर शेयर प्रीमियम यहाँ पे ना लिखा होता तो हम सवाल में कहीं ना कहीं राइट शेयर ढूंढते। ऐसे ही है, राइट शेयर हमें मिल जाते तो हम सोचते शेयर प्रीमियम आ रहा है, लेकिन अभी तो उसने खुद ही बता दिया शेयर प्रीमियम है, तो हमें राइट शेयर की बातें पढ़ने की जरूरत है। हम सीधा सीधा 1 2 3 4 कॉलम बना लेंगे कि 5 बनाएंगे? शेयर कैपिटल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? शेयर प्रीमियम,
फिर रिटेन्ड अर्निंग और रीवैल्यूएशन, ऐसे ही है। शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर प्रीमियम आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, तीसरा कॉलम क्या है, रीवैल्यूएशन नहीं, पहले तीसरा तो रिटेन अर्निंग का ना, रिटेन अर्निंग्स और आखिरी क्या है जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस। बैलेंस एज ऑन 1 जनवरी 2020, ये लेटेस्ट सवाल है, इसलिए हमें अच्छी तरह से समझ आना चाहिए, क्योंकि ये वो सवाल है जो FR1 में आया था। FR इस तरह का सवाल आपको आना है पेपर में। शेयर कैपिटल कितना है जी, 250। शेयर प्रीमियम कितना है, 138, 142 और रीवैल्यू सरप्लस बच्चों इकट्ठा ही लिखेंगे, 25 और 20, 45। क्या ये बात समझ आई? रीवैल्यू सरप्लस का अलग-अलग कॉलम नहीं बनता, तमाम रीवैल्यू सरप्लस एक ही कॉलम में है। लेकिन ये बात हमें याद रखनी चाहिए क्या, कि लैंड का रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना है, 25, और बिल्डिंग का, बच्चों बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग के लिए ही यूज होगा, और लैंड का रीवैल्यूएशन सरप्लस लैंड के लिए यूज होगा। क्या ये बात समझ आ रही? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 बच्चों, ये प्रॉफिट की बातें साल के एंड पे होंगी, ये तो साल के एंड पे देखेंगे। पहले क्या चीज डिस्कस होगी, डिविडेंड। अब 2020 में खड़े हैं, सोच समय के जवाब देना, 1 जनवरी 2020 पे खड़े हैं, तो क्या सबसे पहले 2019 का फाइनल डिविडेंड आएगा? कितने परसेंट आएगा? ये 10% आएगा। क्यों? ये 2019 में हो चुका होगा, ठीक है जी, उसने लिखा भी हुआ डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। क्या ये बात समझ आ गई? तो 20% किसका लेंगे, शेयर कैपिटल का 250 है, इसका लेंगे 20%, क्या आंसर आ जाएगा, 50। शेयर कैपिटल में इजाफा होगा, कमी किस में करेंगे, हाँ जी, क्या पे कर रहे हैं, बोलो तो सही, डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो डिविडेंड किस में से पे होता है, और रिटेन्ड अर्निंग में से पे होता है। हाँ जी, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। हाँ सुनो 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 सुनो, जब डिविडेंड अनाउंस करते हैं, जब लिखा होता है ना डिविडेंड, तो डिविडेंड का मतलब ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट्स? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जब वो कहेगा ना कि बोनस शेयर इशू किया है फ्रॉम प्रीमियम, अभी पीछे सवाल मेरा ख्याल हमने किया था, हाँ हौसला, सुन तो लो बात पूरी, कौन सा सवाल किया था हमने, हाँ जी, यहाँ पे जरा देखो, AL made a bonus issue of 1/10 out of share premium लिखा हुआ। जब बोनस शेयर इशू करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कहां से इशू करते हैं, शेयर प्रीमियम में से इशू करते हैं, ये बात सीधी सीधी समझ आती है। लेकिन जब डिविडेंड के तौर पे आप शेयर इशू करते हैं, तो डिविडेंड का जब खास तौर पे वर्ड आ जाएगा, तो डिविडेंड मींस क्या होगा, रिटेन अर्निंग। क्या यहां से आप कह सकते हो कि ये बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पे इशू है? नहीं कह सकते, ये बात सुन ले ध्यान से। क्या यहाँ पे ये बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पे इशू है? नहीं हुए, और उसने खुद कह दिया कि शेयर प्रीमियम से इशू है, शेयर प्रीमियम से इशू, तो शेयर प्रीमियम में से माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो डिविडेंड के तौर पे बोनस शेयर इशू नहीं हुआ। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बच्चों जब बोनस शेयर इशू होंगे एज डिविडेंड, ऊपर उसने क्या हेडिंग लिखी हुई है, नहीं समझ आई बात बच्चों, दो बातें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। जब बोनस शेयर एज डिविडेंड देंगे, तो डिविडेंड हमेशा किस में से माइनस होता है, रिटेन्ड अर्निंग में से। अभी अभी एक भाई ने सवाल किया था कि सर जी जब कैश डिविडेंड देते हैं तो शेयर प्रीमियम नहीं आता, बात की थी किसी ने, तो शेयर डिविडेंड जब भी देना है तब क्या करना है, हमेशा रिटेन्ड अर्निंग।
हाँ, जब बोनस शेयर की बात करेगा लेकिन डिविडेंड की बात नहीं करेगा, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया है, तो सबसे पहले किसकी बारी आएगी? शेयर प्रीमियम की बात है। क्या ये स्टोरी समझ आ गई? ये बात अच्छी तरह से याद है। इससे पहले, हाँ सुन ले, इससे पहले हमारी कभी इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई थी, इससे पहले हमारी कभी इस तरह की बहस नहीं हुई थी। क्यों? इससे पहले किसी सवाल में शेयर प्रीमियम था ही नहीं है। क्या? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि हमारे जितने भी सवाल किए थे, बोनस इशू आया था, बोनस इशू आया था, और हमने हमेशा किस में से माइनस किया था? नहीं, रिटेन अर्निंग में से माइनस किया। इससे पहले किसी सवाल में हमने शेयर प्रीमियम में से माइनस किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर प्रीमियम कभी था ही नहीं। हाँ, हाँ, वो पिछला सवाल में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन पढ़ के देखा क्या लिखा हुआ? चलो जरा देखो, जरा कोई क्वेश्चन निकाले जिसमें शेयर प्रीमियम में से हमने माइनस किया। कोई एक सवाल निकाले जिसमें हमने शेयर प्रीमियम में से बोनस डिविडेंड माइनस किया हो। निकालो निकालो निकालो। है? पिछले सवाल में तो उसने खुद मुंह से कहा है। कौन सा सवाल है? डेफोडिल, उसमें भी होगा, उसमें भी लिखा होगा फ्रॉम शेयर। चलो देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। बरल ये बात आपने याद रखनी है बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, सुन ले। मैं आपको जरा दिखाता हूं आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। आपने आई कैप की स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करना है। एक मिनट है, जो इधर क्या यार, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, आई कैप बुक्स FAR1, और किधर गया ये जी, आई कैप की बुक आ गई। हाँ जी, देखिए जी, यहाँ पे आई कैप ने थोड़ा सा बातें दो तरह की हैं। दोनों में से हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। बोनस शेयर पढ़ ले जरा, आई कैप की बुक में लिखा हुआ, these shares are distributed by company to its current shareholder free of charge. The bonus issue does not involve any cash inflow. Clear a point? The company converts some of its reserve, share premium or retained earning or both. शेयर प्रीमियम भी आ सकता है, रिटेन अर्निंग भी आ सकती है, दोनों भी। दोनों कैसे आ सकते हैं? जब शेयर प्रीमियम खत्म हो जाएगा तो रिटेन अर्निंग की बात होगी। इनटू न्यू फुली पेड शेयर कैपिटल एट इट्स पार वैल्यू। ऐसी है क्या? ये बात समझ लगी? लेकिन बच्चों यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है? बोनस शेयर की, बोनस डिविडेंड की बात नहीं हो रही। जब वो कहेगा ना स्पेसिफिकली बोनस डिविडेंड इशू किए हैं, मतलब एज शेयर इशू किए एज डिविडेंड, तो उस सूरत में क्या करेंगे? ये ऊपर डिविडेंड की बातें हो रही है। पढ़ लो, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर in the mid-year after the half-year financial results are published. The company might pay an interim dividend. At the end of the year, the company might propose a further final dividend. Propose करती है, pay नहीं करती। Pay क्यों नहीं करती? क्योंकि declare होते हैं या propose होते हैं तो वो अगले साल में एंट्री जानी होती है। At the end of the year, the company, ये मेरा, according to the financial reporting framework, the dividends are incorporated as under. In case of interim dividend, it must be incorporated in statement of change in equity of the same year. In case of final dividend, the final dividend of current year shall be incorporated in statement of change of equity of next year, provided that it has been declared by director and approved by shareholder in AGM. In the current year, only disclosure note is given for final dividend. क्या ये बात समझ आ गई? बच्चों ये जो बोनस शेयर की बात हुई है ना, ये डिविडेंड के तौर पे बात
नहीं हुई, ये बात याद है। जब वो कहेगा डिविडेंड, तो डिविडेंड हमेशा कहां से निकलेगा? रिटेन अर्निंग में से निकलेगा। हमने जिन सवालों में डिविडेंड पढ़ा उसमें हमने शेयर प्रीमियम में से माइनस किया होगा, लेकिन वो फिर वहां पे डिविडेंड नहीं होगा, वो बोनस शेयर की बात हुई होगी। अच्छा, देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। पेज नंबर 7, डैफोडिल, क्वेश्चन नंबर कौन सा जी? उसमें शेयर प्रीमियम था ऑलरेडी सवाल में। एक मिनट है जो, देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। F for 1, उसका सोल्यूशन देखिएगा जरा नोट्स में जाके, डैफोडिल का सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो सकता है शेयर प्रीमियम में से भी हो सकता है। अच्छा जी, बहरहाल हमारे पास चॉइस है, हम इसको यहां से यहां भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। पास पेपर में हुआ पड़ा एक दफा, आई कैप ने किया हुआ है। देखें पॉइंट, मेरी बात सुन लें, अब मैं आपको बताता हूं। आई कैप ने अपने सॉल्यूशन में, ओए हौसला कर लो, देखो आई कैप ने अपने सॉल्यूशन में डैफोडिल में फाइनल बोनस कहां से माइनस किया? शेयर प्रीमियम में से माइनस किया। लेकिन अभी जो आई कैप ने ये लेटेस्ट सॉल्यूशन दिया है 2021 का, उसमें से उसने रिटेन अर्निंग में से माइनस किया। दोनों आई कैप ने तरीके अडॉप्ट किए हुए हैं। ये सवाल कब आया था? 2017 में आया था। और अभी ये जो सवाल हम कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? 2020 का कर रहे हैं। अब आई कैप का ओरिजिनल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। किधर गया सॉल्यूशन? इसके पास पेपर सॉल्यूशन 2021 का है। आई कैप ने ऐसी हरकत की है जिससे हमें परेशान कर दिया है। बच्चों ये जरा गौर से देखो, क्या आई कैप ने वही हरकत की है? मसला ये आया है, आई कैप ने शेयर प्रीमियम होने के बावजूद कहां से माइनस किया है? रिटेन अर्निंग में से। तो अब आई कैप ने दोनों तरीके किए हुए हैं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन, क्या आप शेयर प्रीमियम में से भी माइनस कर सकते हैं, और आपने क्या करना है, आपने नीचे नोट देना है। आप क्या करोगे? क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में नोट दोगे कि जनाब हम ये शेयर प्रीमियम जो फाइनल बोनस डिविडेंड है, ये किस में से माइनस करने लगे हैं? शेयर प्रीमियम से। अब लिखोगे इट इज अज्यूम्ड दैट these shares are issued as final bonus share and deducted from share premium। आपको ये नोट देना पड़ेगा। अगर कोई बच्चा रिटेन अर्निंग में से भी माइनस कर देता है, उसका सवाल भी ठीक है, और जो कोई बच्चा शेयर प्रीमियम में से माइनस कर देता है, उसका सवाल भी ठीक कंसीडर होगा। मसला ये है कि आई कैप ने अपनी बुक में ये वाली बात उड़ा दी है। आई कैप ने अपनी बुक में क्या कहा है कि बोनस शेयर इश्यू करते वक्त ये काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आई कैप ने कंफ्यूजन क्रिएट की है कि आया ये बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पे है कि डिविडेंड के बगैर। अब ये जो बात आई कैप ने लिखी है और जो लेटेस्ट सॉल्यूशन आई कैप का आया है, यहां से ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही कि भाई अगर डिविडेंड, अब यहाँ पे देखो वो डिविडेंड है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, और यहाँ पे डिविडेंड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे क्या बात हो रही है? तो बोनस शेयर डिविडेंड के बगैर भी इश्यू हो सकते हैं। बोनस शेयर जरूरी नहीं है कि डिविडेंड के तौर पे दिए जाएं, डिविडेंड के बगैर भी इश्यू हो सकते हैं। तो जब बोनस शेयर डिविडेंड के बगैर इश्यू होंगे, मतलब सवाल में बताया नहीं जाएगा कि वो बोनस शेयर डिविडेंड के तौर पे हैं कि बगैर है, बोनस शेयर की बात की जाएगी, जैसा कि पिछले सवाल में अभी हमने देखा एटम लिमिटेड।
तो हम क्या करेंगे, शेयर प्रीमियम में से माइनस करेंगे। लेकिन जब वो कहेगा कि वो डिविडेंड है, अब हमारे पास दो रास्ते। पहला रास्ता क्या है, रिटेन अर्निंग में से माइनस करें। दूसरा रास्ता क्या है, शेयर प्रीमियम में से माइनस। आई के अपने पुराने 2017 के पास पेपर में वो शेयर प्रीमियम में से माइनस किया है, लेकिन जो लेटेस्ट आई कैप का सोल्यूशन है आपके सामने है, उसने कहां से माइनस किया, रिटेन अर्निंग में से माइनस किया। तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं, अब आप देख लें कौन सा फॉलो करना है। हाँ जी ठीक है जी, शेयर प्रीमियम से कर लें, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे जी, बोनस ठीक है जी। डिविडेंड हमेशा कहां से माइनस होंगे, रट्टा लगा लो, रिटेन अर्निंग में से माइनस होंगे। अगर बोनस शेयर आएंगे तो भी रिटेन अर्निंग, बोनस शेयर आएंगे और वो मुंह से कह दे, जैसे पिछले सवाल में उसने मुंह से कहा शेयर प्रीमियम से, तो शेयर प्रीमियम से माइनस करेंगे, ये असूल बनाते हैं। अगर ना कहे तो नीचे नोट लिख देना, नीचे नोट लिख देना कि आप कहां से माइनस कर। इट इज अज्यूम्ड दैट दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम रिटेनर, तो रिटेनर में से माइनस। ठीक है जी, क्योंकि ये आई कैप का सॉल्यूशन है आपके सामने, जेन्युइन आई कैप का सॉल्यूशन, तो उसने शेयर प्रीमियम होने के बावजूद कहां से माइनस किया। हाँ जी, अब क्या करें, अब आई कैप को गलत तो नहीं कह सकते, आई कैप इंसान नहीं है। और बाज आ जाओ, बोनस डिविडेंड, चलो जी बरल, तो मैनू की पता है वेले। अच्छा जी, और इधर आ जाओ, असल मसला कोई और है, हम किस पे बहस कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हम कहां तक पहुंचे, बोनस डिविडेंड तक। बोनस डिविडेंड कब इश्यू हुआ, फाइनल। अब बच्चों 2020 का इंटरिम डिविडेंड आएगा 12%। क्या 12% हमने जून में इश्यू किए होंगे, जून में डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट्स। और इस पूरे सवाल में राइट शेयर की बातें हो रही है, कोई बातें नहीं हो रही, तो सीधे सीधे इंटरिम आ जाएगा 12%। अब ये 12% किसका लेंगे, 250 का कि 300 का, 300 का लें जरा। इंटरिम डिविडेंड 36, अच्छा कैश दे दिया, ठीक हो गया 36, सीधा सीधा यहां से क्या हो जाएगा, इसका और कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कैश दिया है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आगे चलते हैं, चलो जी 12% भी हो गया। अब बच्चों साल का एंड आ जाना चाहिए, क्योंकि फाइनल इंटरिम दोनों हो चुके हैं। डेपो किधर है, प्रॉफिट किधर गया। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंट डेप्रिसिएशन 45 मिलियन एंड 5 मिलियन। बच्चों ट्रांसफर आएगा 5 मिलियन का, क्या ये बात समझ आती है, इसके बारे में भी बहस करनी है। ये 5 मिलियन का ट्रांसफर सीधे सीधे समझ आता है, यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस। कितना ट्रांसफर होना है, 5 मिलियन यहां से ट्रांसफर होना है, और यहाँ पे 5 मिलियन क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। क्लियर है, इसके ऊपर बहस होनी है, क्यों होनी है। पॉइंट नंबर 4 पढ़े जरा ध्यान से, मेन मसला ये है इस पूरे सवाल का। AL uses revaluation model for subsequent measurement of its land and building only. The revalued amount of land and building have been assessed at 31 दिसंबर 2020, साल के एंड पे के शुरू में, but not incorporated in draft financial statement। वो कहता है कोई भी गेन लॉस जो आया है वो अभी शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब है ये 45 मिलियन ठीक नहीं है। क्या ऊपर लिखा हुआ है ड्राफ्ट, मैंने आपको बार बार बताया है, जब भी ड्राफ्ट का वर्ड आएगा जरा हौसला करना है। ड्राफ्ट का जब भी वर्ड आएगा हो सकता है उसमें गलती, तो ये ऊपर ये वो खुद कह रहा है कि अभी ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। द रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। अब बच्चों लैंड की वैल्यू क्या थी, इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है, क्या लॉस हुआ है 10 मिलियन का। बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी,
180। मार्केट वैल्यू क्या है, कितना लॉस हुआ, 22 का, 22 का लॉस हुआ। क्या ये बात समझ आई है? अब बच्चों, अब आपने मुझे एंट्री बतानी है। एंट्री मुझे बतानी है। एंट्री अगर आपकी ठीक होगी तो सवाल ठीक होगा। लैंड में कितना नुकसान हुआ, 10 का। अब डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि सरप्लस पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है? 45। नहीं, क्या 45 सारा लैंड का है? नो सर। कितना है लैंड का? 25 पड़ा हुआ है। तो क्या सारे का सारा सरप्लस जो लॉस हुआ हमारा 10 का, सारे का सारा सरप्लस को चार्ज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये चार्ज करने के बावजूद लैंड का कोई ना कोई सरप्लस बच जाएगा? ठीक है ना, बच जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन अगला मसला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या मेरी बिल्डिंग में 22 मिलियन की कमी आएगी? कितने की कमी आएगी? 22 की। लेकिन सोच समझ के जवाब देना है। बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 20 पड़ा हुआ है। अगर कोई आंखें खोल के बैठा हुआ है तो वो कोई और आंसर देगा। सोच लो। 15 कहां से आया? 15 बच्चों, ये 5 मिलियन ट्रांसफर नहीं हो चुका तो 20 तो नहीं पड़ा हुआ। कितना पड़ा हुआ है? 15 पड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ आ रही है? असल पॉइंट ये है पूरे सवाल में। बच्चों जरा देखिएगा जरा, अगर मैं यहाँ पे आपको रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बना के दिखाऊं, सिर्फ बिल्डिंग का, मैं सिर्फ बिल्डिंग की बात करने जा रहा हूं। क्या ब्रॉड डाउन मेरा बिल्डिंग का रीवैल्यूएशन सरप्लस 20 का पड़ा हुआ था? क्या एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करने की वजह से रिटेन अर्निंग में 5 मिलियन जा चुका है? ये जरा देख लो। ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की बातें हो रही हैं बच्चों। रीवैल्यूएशन साल के एंड पे हुई है ना, तो डेप्रिसिएशन तो साल, पूरे साल की आ चुकी होगी। क्या डेप्रिसिएशन आ चुकी होगी कि नहीं? डेप्रिसिएशन बड़ी वैल्यू पे आई होगी कि छोटी वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पहले ज्यादा होगी ना, पहले मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी। साल के एंड पे रीवैल्यूएशन की है, क्योंकि पहले वैल्यू ज्यादा होगी, डेप्रिसिएशन भी ज्यादा आई होगी। डेप्रिसिएशन ज्यादा आई होगी तो 5 मिलियन ट्रांसफर किया होगा। कहां से? रीवैल्यूएशन सरप्लस में से। जब 20 में से 5 निकाल दिया होगा तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा होगा? 15 बचा होगा। लेकिन नुकसान कितना हो गया? 22 का नुकसान हो गया। तो बच्चों मेरा रीवैल्यूएशन सरप्लस मैक्सिमम कितने से कम हो सकता है? 15 से कम हो सकता है। क्या ये बात समझ आई? तो बाकी 7 मिलियन कहां जाएगा? वो रीवैल्यूएशन लॉस के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने का मतलब ये है बच्चों, मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होना चाहिए। क्या वो कह रहा है कि ये वाली बात अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई? इनकॉर्पोरेट ना होने का मतलब ये है कि ऊपर जो 45 मिलियन लिखा हुआ है वो ठीक नहीं है। तो 45 मिलियन में से 7 मिलियन माइनस करके फाइनल प्रॉफिट क्या आना है? 38 मिलियन आना है। ये असल पॉइंट है इस पूरे टॉपिक। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे? 45 माइनस 7, यहाँ पे क्या ऐड होगा? 38। क्या ये बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अब आगे हमने लिखना है जी रीवैल्यूएशन लॉस। बच्चों रीवैल्यूएशन लॉस, बिल्डिंग के ऊपर कितना लॉस आया? 10 का। और लैंड के, सॉरी, बिल्डिंग के ऊपर आया 15 का और लैंड के ऊपर आया 10 का। क्या टोटल लॉस 25 मिलियन का है? सोच लो। ये करने के बाद हमारा सवाल कंप्लीट होगा। सवाल है तो आधा सा, छोटा सा सवाल है। असल मसला इस सवाल में क्या है?
हाँ 22 का हुआ, 7 कहाँ चला गया, 7 इधर आ गया और 15 इधर आ गया। क्या हम अपने प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं किया और बाकी 15 इधर चार्ज कर दिए। हाँ जी, समझ आ गया जी सबको। दोबारा देख लो, बिल्डिंग कितने से कम होनी है, 22 से। मेरा रीवैल्यू सरप्लस कितने से कम होना है और मेरा प्रॉफिट कितने से कम होना है। तो मेरा प्रॉफिट ठीक नहीं है, जो ऊपर 45 मिलियन का लिखा हुआ है वो प्रॉफिट ठीक नहीं है, तो उसको पहले ठीक करेंगे। वो कैसे ठीक करेंगे, 45 में से 7 मिलियन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फाइनल फिगर क्या आएगी, 38 मेरा प्रॉफिट है। तो बच्चों यहां से साबित हुआ कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का सवाल ठीक करने के लिए रीवैल्यूएशन आनी चाहिए। तो रीवैल्यूएशन से जान नहीं छूट सकती, अकाउंटिंग आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन आनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, शेयर कैपिटल प्लस अब हम टोटल बैलेंस निकाल सकते हैं। 250 जमा 50 क्या हो जाएगा, 300। शेयर प्रीमियम 138, ये क्या आ जाएगा, 99। अच्छा जी, और रीवैल्यू सरप्लस 15। सोच लो सोच लो। अच्छा बच्चों, अब सोच समय के मुझे जवाब देना। ये 15 रीवैल्यूएशन, अभी तो सरप्लस पड़ा हुआ है 15 का, फिर क्यों हमने प्रॉफिट को चार्ज किया, वो लैंड का पड़ा हुआ है। बिल्डिंग में जब लॉस होगा तो लैंड के रीवैल्यू सरप्लस को खत्म नहीं करेंगे, और लैंड में जब लॉस होगा तो बिल्डिंग वाला सरप्लस यूज नहीं होगा। क्या ये बात समझ आइए, ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है। तो आज के टॉपिक में हमें एक पॉइंट और समझ आया कि रीवैल्यूएशन के मसले मसाइल जब आएंगे तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये एंट्री समझ आएगी तो इक्विटी का सवाल कंप्लीट होगा। नहीं, पहला सवाल क्या हुआ, ठीक हो गया जी। बैड डेट्स की क्लास आज सैटरडे, किस चीज की छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं है, कल संडे है, और कल तो संडे है, नहीं मंडे से शुरू होगी, मंडे से बैड डेट्स शाम को 5 से 7। चलो आज ही कर लेते हैं। इसके बाद क्यों की क्लास है, और कल किसने आना, कल किसी ने नहीं आना, आपने कोई नहीं आना। चलो मैं कल का मैसेज करा दूंगा, कल 3-4 घंटे क्लास होगी, तो शाम को मैच है, सुबह क्लास हो जाएगी 12 बजे, 9 से 6। अच्छा, चलो कोई नहीं, ऑनलाइन भी हो जाएगी क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी।